अब हम स्टार्ट करेंगे वीडिंग के बारे में। और वीडिंग जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड प्लांट्स जो हमारी मेन क्रॉप के साथ फील्ड में निकल आते हैं, तो उन प्लांट्स को रिमूव करना जो कि प्रोसेस है वीडिंग। वीडिंग में वीड्स को निकाला जाता है। वीड्स जो हैं वो अनवांटेड प्लांट्स को बोला जाता है। और वीड्स के कुछ एग्जांपल इसमें हैं, जैसे एमेरैंथस जिसको चौलाई बोलते हैं, चैनोपोडियम जिसको बथुआ बोलते हैं, और भी कई सारे एग्जांपल इसके हैं जो इसमें शो हो रहे हैं। और वीड्स जो हैं उनको मेन क्रॉप से अलग करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ वो मेन क्रॉप के साथ वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और स्पेस के लिए compete करते हैं। और इस चीज़ को रोकने के लिए वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। वीड्स नेचुरली ही ग्रो करते हैं क्रॉप्स के साथ, हर ईयर, हर सीज़न में। मतलब जो भी क्रॉप है मेन, उसके साथ नेचुरली ही कुछ ऐसे प्लांट्स ग्रोथ करने लग जाते हैं जो हमें मतलब नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनका कोई अच्छा यूज़ भी नहीं है। तो इसीलिए उनको अलग किया जाता है मेन क्रॉप से। और वीड्स हमेशा मेन क्रॉप से कंपैरिजन में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो वीड्स को रिमूव करने के लिए 2 मेथड्स हैं। एक है मैनुअली मेथड, जो कि जिसमें ट्रॉवल जो होता है, खुरपा, उसका यूज़ करके वीड को पुल करके निकाला जाता है। और सेकंड जो मेथड है वो है वीडीसाइड्स का यूज़ करके। वीडीसाइड्स केमिकल्स होते हैं जो कि फील्ड में स्प्रे किए जाते हैं, जो कि मेन क्रॉप को अफेक्ट नहीं करते हैं। सिर्फ केमिकल्स वो इस टाइप के होते हैं जो कि वीड्स की जो ग्रोथ है उससे रोक देते हैं, और मेन क्रॉप बची रहती है और वीड्स जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती हैं। तो वीडीसाइड्स के भी एग्जांपल इसमें हैं 2,4-D, डेलापॉन, मेटाक्लोर, सिनेजन, ये सब वीडीसाइड्स होते हैं। वीडीसाइड्स पॉइजनस केमिकल्स होते हैं। यही रीज़न है कि आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप जो भी चीज़ें आपके घर में आ रही हैं, कोई भी क्रॉप प्रोडक्ट एज वेल एज ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें धो के खानी चाहिए। मतलब अगर उनका यूज़ करें तो उनको पहले वॉश कर लें, उसके बाद उसका यूज़ करें, बिकॉज पे केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं। और फार्मर्स भी जब इन केमिकल्स को स्प्रे करते हैं तब वो अपने माउथ और नोज़ को अच्छे से कवर कर लेते हैं, उसके बाद ही केमिकल्स को स्प्रे करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। जो फील्ड होती है, अब उसके अंदर जैसे उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर, सॉइल के अंदर, उनको बनाने के लिए, उनकी अमाउंट को सही रखने के लिए सॉइल में, जिससे कि प्लांट्स अच्छे से अच्छे ग्रो कर सकें। क्योंकि अगर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलेंगे सॉइल से तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो उसके लिए फील्ड में जो सॉइल है उसके अंदर मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं। तो मैन्योर क्या होता है? मैन्योर जो है वो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ाते हैं, मिनरल्स जो सॉइल के अंदर कम हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं। और मैन्योर एनिमल्स का, प्लांट्स का वेस्ट होता है, जैसे काऊ डंग, यूरिन, प्लांट वेस्ट, और ये जितना भी नाइट सॉइल जो निकलती है, जैसे जो फार्म्स वगैरह में जो मतलब जो वेस्ट निकलता है, वो सब, इन सबको मैन्योर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है और फील्ड में डाला जाता है, जिससे मिनरल्स जो हैं वो सॉइल में अगर कम है तो वो उसमें उसकी जो कमी है उसको दूर करते हैं मैन्योर्स जो हैं उसको यूज़ करने से सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा बना रहता है और उसकी वाटर रिटेंशन की, मतलब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है सॉइल की। देखिए, इनसाइट में एक कंपोस्ट करके जो एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे कंपोस्ट क्या होती है? तो कंपोस्ट होती है जिसे हम प्रिपेयर करते हैं, और उसको प्रिपेयर करने के लिए एक हम पिट बनाते हैं। उस पिट के अंदर जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट घर से निकलता है, या हमारे पास अगर फार्म्स हैं, और कोई भी किसी भी तरीके का, अगर मान लीजिए गार्डन है तो उससे निकलने वाला वेस्ट, कोई भी तरीके का ऑर्गेनिक वेस्ट, उसे हम उस पिट में डालते हैं, जिसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया
और फंजाई, ये सब उस पर रिएक्शन करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, और फिर उसको हम एज अ फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं सॉइल में। ऐसे ही सेम होते हैं बायो फर्टिलाइज़र, जो एक और इंसाइट है यहाँ पे शो हो रहा है। उसमें बायो फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो ऐसे टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट को इंक्रीज़ करता है। तो ये बायो फर्टिलाइज़र है, बिकॉज ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बनाता है। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज़र्स होते हैं केमिकल कंपाउंड्स जो कि फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, जिनमें जो भी न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर कम हो उसको डाल के और तब बनाया जाता है। जैसे मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र्स को बनाने के लिए। तो हमें फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए जो कि केमिकली बेस्ड होते हैं, क्योंकि केमिकल बेस्ड जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को कुछ टाइम के लिए इंक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन जब उसका एक्सेस में यूज़ करने लगते हैं लोग तो उससे सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, और धीरे धीरे करके जो सॉइल है वो ख़राब हो जाती है। इसीलिए हमें, जो अभी हमने डिस्कस किया था कंपोस्ट के बारे में, जो कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, उसका यूज़ करना चाहिए, या फिर ये बायो फर्टिलाइज़र्स हैं इनका यूज़ करना चाहिए। अब देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स। मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बीच में क्या डिफरेंस होता है? मैन्योर्स जो होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसीलिए प्लांट्स और जो रूट्स हैं वो उसको इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र्स जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए प्लांट्स जो हैं वो उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैन्योर्स ऑर्गेनिक होते हैं, फर्टिलाइज़र्स इनऑर्गेनिक होते हैं, बिकॉज मैन्योर्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और फर्टिलाइज़र्स केमिकली बनाए जाते हैं। मैन्योर्स न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते, मतलब फिक्स नहीं है कि मैन्योर में ये न्यूट्रिएंट ही होगा, उसमें बहुत टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मिक्स होते हैं। फर्टिलाइज़र में न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक हो सकता है फर्टिलाइज़र, जैसे अगर हमें सॉइल में सिर्फ नाइट्रोजन डालनी है तो हम सिर्फ नाइट्रोजन का यूज़ करके जो फर्टिलाइज़र बनाया गया है उसे हम डाल सकते हैं। मैन्योर्स बल्की होते हैं और उनको मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो पाउडर फॉर्म में आते हैं, ये ज़्यादा मतलब बल्कि नहीं होते, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होते, इसीलिए इनको इजीली स्टोर और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मैन्योर्स का अगर यूज़ एक्सेसिव किया जाता है तो उससे जो सॉइल होती है उसको कोई हार्म नहीं पहुंचता, लेकिन फर्टिलाइज़र का अगर एक्सेसिव यूज़ किया जाता है तो ये सॉइल को उसकी सॉइल की जो कंपोजिशन है उसको ख़राब कर देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी कम कर देते हैं और वाटर को भी पॉल्यूट करते हैं। मैन्योर सॉइल के टेक्सचर को अच्छा कर देते हैं, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी उसको बढ़ा देते हैं। फर्टिलाइज़र्स सॉइल टेक्सचर को डैमेज कर देते हैं और उसका जो और उसे और बहुत ज़्यादा पोरस बना देते हैं, मतलब जो सॉइल की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है उसे कम कर देते हैं। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इरिगेशन। इरिगेशन भी बहुत ज़रूरी होता है सॉइल के लिए, बिकॉज सॉइल के अंदर जो प्लांट्स का डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है वाटर पर। अगर सफिशिएंट वाटर प्लांट्स को नहीं मिलेगा तो प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये आपने बेसिकली भी देखा होगा, नॉर्मली भी अगर हमने अपने घर में भी कोई प्लांट लगाया हुआ है और उसको हम प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं दे रहे हैं तो वो मुरझा जाता है ना। तो प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए वाटर ज़रूरी होता है, तो वाटरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन। तो क्रॉप प्लांट्स की वाटरिंग को ही हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। इंडिया में मेनली जो सोर्स रहता है इरिगेशन का वो होता है रेनफॉल, और भी जो मतलब वर्ल्ड में मेनली लोग जो हैं वो रेनफॉल पे ही डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर अमाउंट में रेनफॉल अगर नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे अच्छा मतलब रेनफॉल का स्केल रहता है, कहीं पे कम रहता है, तो इसीलिए और भी फार्मर्स जो होते हैं वो और भी सोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे ट्यूबवेल्स का, रिवर्स का, लेक्स का, पॉन्ड्स का, और मतलब कैनल्स जो होती हैं उनका यूज़ किया जाता है, जिससे प्रॉपर अमाउंट में जो फील्ड्स होती हैं उनमें पानी लगाएं वो लोग अपनी क्रॉप्स को, जिससे वो अच्छी से अच्छी जो है वो फसल को उगा सकें।
और अगर वाटर ज़्यादा भी अमाउंट में मिल जाता है अगर सॉइल को, तो उससे भी सॉइल जो है वो ख़राब हो जाती है, मतलब सॉइल के अंदर जो क्रॉप लग रही होती है वो ख़राब हो जाती है। तो वाटर जो है वो ये डिपेंड जो करता है वो करता है क्रॉप किस टाइप की लगाई जा रही है फील्ड के अंदर, ठीक है। तो फील्ड के अंदर जिस टाइप की क्रॉप होती है उसी टाइप से उतनी ही अमाउंट में हम वाटर का यूज़ करते हैं, जिससे हम क्रॉप की जो ग्रोथ है वो अच्छे से अच्छे कर पाए। जब क्रॉप मेच्योर हो जाती है तो उसके बाद हार्वेस्टिंग की जाती है। तो द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग अ क्रॉप इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग। क्रॉप को कट करके उसको कलेक्ट करना हार्वेस्टिंग बोला जाता है, जो कि मैनुअली सिकल की हेल्प से किया जाता है या फिर मैकेनिकल जो मीन्स आते हैं, मतलब मशीन्स आती हैं कुछ, जैसे हार्वेस्टर आते हैं जो कि हेल्प करते हैं हार्वेस्टिंग में, या फिर नॉर्मली लोग सिकल का यूज़ करते हैं और मैनुअली इसको हार्वेस्ट करते हैं। और हमारे यहाँ इंडिया में हार्वेस्टिंग को फेस्टिवल के फॉर्म में भी मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं। पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, ये जो फेस्टिवल्स हैं जो कि इंडिया के अलग अलग स्टेट में सेलिब्रेट किए जाते हैं, हार्वेस्टिंग से रिलेटेड हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद क्रॉप में से जो ग्रेन होते हैं उसको अलग करना पड़ता है क्रॉप प्लांट से, तो उसको थ्रेशिंग बोला जाता है। थ्रेशिंग मैनुअली भी होती है, मशीन के थ्रू भी होती है, जिसमें थ्रेशर का यूज़ करके हम अलग कर सकते हैं ग्रेन को मेन क्रॉप से। तो ग्रेन को जब अलग किया जाता है मेन क्रॉप से, तो उसमें जो भी मतलब ग्रेन के साथ साथ कुछ ऐसा भी होता है कि उसमें कुछ चाफ जो होता है वो रह जाता है, कुछ जो ग्रेन्स के ऊपर की जो कवरिंग होती है वो रह जाती है। तो थ्रेशिंग करने के बाद विनोविंग की जाती है। विनोविंग देखिए इसमें सेपरेटिंग ग्रेन्स एंड चाफ बाई विनोविंग में जो एक लेडी शो हो रही है, जो कि हाथ में ऊंचाई पर एक पेन टाइप है वो थोड़ा, उसमें जिसको कॉमनली सूप बोला जाता है, उसमें। तो अब हमारे जो टॉपिक हैं वो हैं हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोविंग। तो जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग प्रोसेस में क्रॉप को कट किया जाता है और उसको कलेक्ट किया जाता है, जिसे मैनुअली सिकल की हेल्प से कर सकते हैं या फिर मशीन्स का यूज़ करके भी कर सकते हैं, जिसमें हार्वेस्टर का यूज़ किया जाता है। और इंडिया में जो हार्वेस्टिंग होती है उसे फेस्टिवल्स की फॉर्म में भी इस सेलिब्रेट किया जाता है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फेस्टिवल हैं इससे रिलेटेड। और हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग की जाती है, जिसमें मेन क्रॉप से, मतलब जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उससे ग्रेन्स को अलग किया जाता है। थ्रेशिंग जो है वो मैनुअली भी हो सकती है और मशीन्स जो होती हैं जैसे थ्रेशर जो होता है उसका भी यूज़ किया जाता है इसमें। थ्रेशिंग के बाद भी ग्रेन्स के साथ साथ कुछ ग्रेन्स के ऊपर की जो कवरिंग होती है वो ग्रेन्स के साथ ही रह जाती है। जो आउटर कवरिंग होती है ग्रेन्स की, वो ग्रेन्स के साथ ही रह जाती है, जिसको चाफ बोलते हैं। तो उसको भी अलग किया जाता है, जिसको विनोइंग बोलते हैं। विनोइंग प्रोसेस में हम एक थोड़ी हाइट पे खड़े होके जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें ऊंचाई से फेंकते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि जो हवा होती है वो उसकी हेल्प से जो चाफ होता है वो उड़ के दूसरी तरफ कलेक्ट हो जाता है, और ग्रेन्स थोड़े हैवी होते हैं और वो नीचे की तरफ दूसरी जगह कलेक्ट हो जाते हैं, जो कि फिगर में शो भी हो रहा है। इसी तरह से अलग किया जा सकता है विनोइंग प्रोसेस के थ्रू ग्रेन्स और चाफ को। जो ये बचता है मतलब ग्रेन्स के अलावा, जो ग्रेन्स का तो हम यूज़ कर लेते हैं, ग्रेन्स का तो यूज़ है, अब उसके अलावा जो उसमें से चाफ बचा हुआ है उसे एज अ फॉडर यूज़ किया जाता है कैटल्स के लिए। देखिए जो ग्रेन्स होते हैं उसको स्टोर किया जाता है फिर, क्योंकि अगर हम ग्रेन्स को प्रॉपर्ली स्टोर नहीं करेंगे तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने लग जाएंगे, जिससे जो ग्रेन्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो सबसे पहले ग्रेन्स को थोड़ा सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उनको जूट बैग्स जो होते हैं उनमें कलेक्ट करते हैं। फिर उनको ग्रेनरीज जो होती हैं, बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े मतलब एक बोल सकते हैं गोडाउन टाइप होते हैं, जहाँ पे ग्रेन्स को लार्ज स्केल पे कलेक्ट किया जाता है, जिनको ग्रेनरीज बोलते हैं, या फिर सेलोज होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से चलते हैं, जहाँ पे स्टोर किया जाता है फूड को।
मतलब फूड ग्रेन्स को, और जिससे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि जिससे उसमें पेस्ट, इंसेक्ट्स और रेट्स ना लगें, तो उनको कम्प्लीटली एक जगह पे अच्छी तरह से उनको रखा जाता है और उनमें पेस्ट, इंसेक्ट ना लगें इसके लिए उनको प्रॉपर केयर की जाती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले उनको ड्राई करना, बिकॉज़ अगर वो अच्छे से ड्राई नहीं हो पाएंगे तो उसमें मॉइस्चर रह जाएगा और मॉइस्चर में जो फंजाई और माउल्स होते हैं, जो फफूंद वगैरह लग जाती है, वो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर सकती है। इसीलिए हमें ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले उनको थोड़ा सा ड्राई कर लेना चाहिए। इससे आगे इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तक किसी को जो भी प्रॉब्लम है वो अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर ले। थैंक यू।